हेलो दोस्तों। तो चलो, दो चैप्टर हो चुके हैं केमिस्ट्री के। एक मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट भी उठाते हैं, तो हम उठाते हैं बायोलॉजी, क्लास नाइन्थ। एंड द चैप्टर इज योर्स एंड माइन फेवरेट, व्हाट इज इट? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सुना होगा ना सभी ने सेल के बारे में, सेल क्या होते हैं। चलो, अगर नहीं भी सुना तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सेल के बारे में जानेंगे, सेल के अंदर बाहर किसने ढूंढा, किसने क्या पता किया, हम सब जानेंगे। Okay, now without wasting much time, let us dive deep into learning this interesting chapter and learning about what we are made up of, the cells. Okay, so while examining a thin slice of cork, see मैं ये इसलिए पढ़ रही हूँ because ये portion competitive as well as MCQ forms में in the written examination it comes. So it is important. I'll mark just the importantest part if that is even a word. Okay. So एक thin slice of cork को examine कर रहे थे। कौन कर रहा था? रॉबर्ट हुक। ठीक है। सो उन्होंने क्या ढूंढा कि उन्होंने एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। सो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स वर देयर। जो कॉर्क क्या होता है? सब्सटेंस जो बार्क ऑफ ट्री से आता है। ये तो पता ही होगा ना सबको, बाहर का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो जो बिल्कुल ही गिर रहा होता है ना, दैट इज द कॉर्क। ठीक है, which comes from the bark of the tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through self-designed microscope. So तीन चीजें, पहला क्या कि कॉर्क को ढूंढ, कॉर्क में से दिखा क्या? दिखा हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरी चीज किसने किसने ढूंढी है? ये रॉबर्ट हुक। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन से ईयर में ढूंढी है, तो 1665 में। और किस चीज से ढूंढी है? तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ओके, सो रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, एंड सेल क्या होता है? लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। अब ये बहुत ही स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट दिख रहा है, बट इसी से हिस्ट्री ऑफ साइंस बनी है। ठीक है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो इसीलिए सेल को डिस्क्राइब किया, इस यूनिट, सेल नाम दे दिया गया उस यूनिट को। तो इन डीप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं देख रहे, बट इन बेसिक समझते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो इसमें क्या हुआ था? अनियन पील एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है इसको। क्या किया गया था कि अनियन का एक पील लिया गया था, जो स्लाइटेस्ट एकदम सबसे पतला वाला लेयर होता है ना, उसको देख के ऑब्जर्व किया गया था। तो उसमें कुछ ऐसा सा दिखा था, सी। तो इसमें कुछ डॉटेड था, कुछ प्लेन था, कुछ ये लाइंड चीजें थी, ये डिवीजन दिख रहा था। तो अब देखते हैं कि ये क्या चीज थी। ठीक है। ओके, व्हाट आर दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? ठीक है, ये जो डॉट है, ये जो वेकेंट स्पेस है, और ये जो आउटर कवरिंग है, ये सब है क्या? सो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ ओनियन बल्ब। अनियन बल्ब, राइट? अनियन बल्ब इज नथिंग बट वो प्याज यार, ये हमारा पूरा प्याज। या, थैंक यू, आई नो आई हैव अ गुड ड्राइंग। ठीक है। सो या, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन bulbs are of different sizes, have different small structures visible under the microscope. The cells of onion peel will all look the same. ठीक है। अनियन का साइज कुछ भी हो, चाहे छोटा प्याज हो, बड़ा प्याज हो, पहाड़ी हो, देसी हो, कुछ भी हो, द प्याज देयर विल बी outermost layering and that layering would look similar. ठीक है। These small structures that we see are basic building units of the onion bulb. So इन्हीं को बोलते हैं सेल। अनियंस में ही नहीं, हर ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख सकते हैं, ये किस चीज से बना है? सेल से। However, there are also single cells that live on their own. मतलब तुम समझ रहे हो, देर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एज वेल, जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, और उस एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है। वो जी रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, एवरीथिंग is happening in that one cell. How? We'll get to know further in this chapter. Now this box, mark this VVIP, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। लिख के ले लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेपर ना ढूंढ ही निकालता है। सो लेट अस गो टू इट वंस। ठीक है। सेल हमने देख लिया, पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। किससे किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कैसा था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप? बोले तो बिल्कुल ही बेसिक, अपना सेल्फ डिजाइन। देन योगी फर्स्ट चीज। देन सेकंड है हमारा ल्यूविन हुक ने किया था 1674 में, विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। क्या किया था? फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम।
ठीक है। देन आते हैं थर्ड, हमारे थर्ड कौन है, रॉबर्ट ब्राउन 1831, जिन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा सेल में। अब आ रहा है फोर्थ इज पुरकिंजी इन 1839, कॉइन किया गया एक टर्म प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजी, पी फॉर पुरकिंजी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, for the fluid substance of the cell. Now the cell theory that all the plants and animals are composed of the cell and that cells is the basic unit of life was presented by two biologists, Leiden and Shawn in 1838-39. ठीक है, ये है हमारा फिफ्थ। Now the cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cell. ठीक है, with the discovery of electronic microscope in 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. ठीक है, very easy, नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मेक अ टेबल, मेक अ चार्ट, इट वुड बी इजी। कैसे चार्ट बना सकते हो, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड क्या ढूंढा। ठीक है, साइंटिस्ट, ईयर एंड क्या ढूंढा। तो पहला हमारा रॉबर्ट हुक ने 1661 में विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव माइक्रोस्कोप कॉर्क में पहली बार डिविजन्स देखे जिनको सेल बोला गया। देन आते हमारे सेकंड कौन है, लीवेनहुक, जिन्होंने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर देखा। देन हमारे पुरकिंजी, जिन्होंने किस टाइम पे, जिन्होंने 1839 में क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को टर्म को कॉइन करा। ठीक है, जो कि क्या था, फ्लूइड सब्सटेंस सेल का था। अब सेल थ्योरी थी, वो किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे, श्लिडन एंड शॉन, S&S। ठीक है, इन्होंने 1838 और 39 में मिलकर ये सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी क्या होती है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब इसी सेल थ्योरी को फर्दर इलाबोरेट किया है किसने, वर्चॉ ने, कौन सी ईयर में, 1855। उसने क्या बोला है कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज करता है। ठीक है, देन आगे, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई 1940 में, तो और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को इजीली देखा जा पाया, राइट। सो दिस इज हाउ वी नो। मूविंग अहेड, the invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, जैसे कि amoeba, very famous, you must have heard, if not you'll hear it now multiple times. Your life with amoeba continues, okay, begins here, okay. So Chlamydomonas, Paramecium and bacteria, these organisms are called unicellular. uni मतलब क्या, single, तो यही है ना कि भाई एक ही सेल से बने हुए हैं, तो दीज आर सिंगल सेल्यूलर organisms. On the other hand, many cell groups together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in it are multicellular. मतलब जो एक से है वो सिंगल और जिसमें बहुत सारे हैं वो मल्टीसेल्यूलर, मल्टी मतलब मैनी। ठीक है, सो सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हम सारे क्या है, मल्टीसेल्युलर, except for amoeba, paramecium and certain other bacteria. Everything else, majority of the other organisms which are existing are multicellular, right? Now every multicellular organism has come from a single cell. Obviously, can you tell me how humans have come from a single cell, right? I'll tell you. जो okay, हम आगे पढ़ते हैं, अभी रुको। You know, for the girls, you know, right, जो ovulation होता है और the menstruation cycle which takes place, the periods which basically takes place, तो क्या होता है उसमें, egg is released. So that egg which is getting released is the single cell from which we or any other human being has taken birth from. So that was the beginning, that was the single cell which got fertilized with the help of another cell which was the male gamete or the sperm, and henceforth we were born, right? So this was just an example. There's a chapter जो आगे which will be elaborating it further, right? We'll go to that also. So yeah, so every multicellular organism has come from a single cell. Cells divide and produce cells of their own kind. All cells thus exist from pre-existing cells. ये हमें किसने दिया था, विर्चॉ ने, कौन सी ईयर में, 1855 में। Some organisms can also have cell of different kinds. Look at the following picture. जैसे कि ये तो इंसान के अंदर का ही बता देते हैं। देखो, स्मूथ मसल सेल्स हमारे ऐसे दिखते हैं, ब्लड सेल्स हमारे ऐसे दिखते हैं, नर्वस सेल देखो कैसे दिखता है। शुड आई रब इट, आई डोंट वांट टू, बट ठीक है, ठीक है। सो नर्व सेल हमारे ऐसे दिखते हैं। देन वी हैव ओवम. ओवम इज दिस फीमेल एग विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एवरी ओव्यूलेशन साइकिल। ठीक है, देन वी हैव द बोन सेल, देन वी हैव the sperm, the fat cell. We have different kinds of cell and different in shape and size. ठीक है, and structure, right? अब ये शेप और साइज अलग अलग क्यों है, why is it different?
read between the lines in science and bio, especially because question answers can come from anywhere and everywhere. They can even ask जो चीज mention नहीं है just because वो question mark के साथ पूछी हुई है. So just be careful. Okay. Now the shape and size of the cells are related to the specific functions they perform. तो question can be कि why are there multiple shapes and sizes of different cells. ठीक है, तो जो shape and sizes है ये related है उनके specific function से जो वो perform करता है. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. ठीक है, कि मतलब कि किसी किसी में जैसे अमीबा का है, अमीबा का है चेंजिंग शेप, मतलब अमीबा ना कुछ कुछ ऐसा दिखता है. मैंने बहुत ही गंदा बना दिया, लेट मी रीड्रॉ. ठीक है, ये जब वो चेंज कर रहा है शेप को, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस. ठीक है, तो अमीबा का जो शेप है इट कैन बी चेंजिंग, राइट, बट फॉर सर्टेन सेल्स अगर हम इन्हीं की बात कर ले तो इनका शेप फिक्स्ड रहता है, जैसे नर्व सेल ऐसे ही रहता है. ठीक है, सो for example nerve cell has a typical shape. Now each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. जैसे कि white blood cell for example, what is the function of white blood cell? To provide immunity to fight the extra particles which enter the body. Now how a living cell performs this basic function, उसी के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, हाउ देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में. आई टेल यू हाउ कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम है अलग अलग चीज करने के लिए. जिसने 9th की साइंस नहीं भी पढ़ी उसको इतना तो पता है ना, दैट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सो दैट हम अलग अलग चीजें अलग अलग बॉडी पार्ट से कर रहे हैं. राइट, हमारे दिमाग से हम सोच रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम नाक से स्मेल कर रहे हैं, हम अपने पैरों से चल रहे हैं. दिस इज बेसिक, राइट. सो देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कि अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज कर रहे हैं. जैसे हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, पेट डाइजेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो वैसे ही जो सबसे बेसिक यूनिट है ना उसमें भी ये डिविजन ऑफ लेबर है. ठीक है, जिस बेसिक जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन सिस्टम, राइट. वैसे ही जो ये सेल है, सेल के जो डिविजन है उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो न्यू मटेरियल बनाना, सफाई करना, वेस्ट मटेरियल को हटाना, या कुछ भी. ठीक है, एक सेल जी भी पा रहा है और सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स. ठीक है, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट जिसको बोलते हैं सेल. मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स कंबाइन करके बन रहे हैं सेल. बहुत सारी सेल कंबाइन करके बन रहे हैं क्या, टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करके बनेंगे टिश्यू सिस्टम. देन बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करके सिस्टम्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाएंगे द ह्यूमन बॉडी. ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, वॉट इज सेल मेड अप ऑफ, वॉट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था तो मैं क्या दिखा था कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था, मतलब देयर इज वेब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे 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 कुछ बना हुआ था, है ना. तो इसमें 3 चीजें दिख रही थी कि एक तो राउंड राउंड है बीच में, एक है ये लाइन बाहर की, और ये बीच का खाली पोर्शन. तो ये सिस्टम हो क्या रहा था, ये 3 चीजें आइडेंटिफाई की गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोला गया, चलो एक एक करके ये तीनों पढ़ेंगे, देन इनके अंदर के ऑर्गेनल्स को भी पढ़ेंगे. So plasma membrane is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. तो क्या हुआ यहाँ पे plasma membrane? This portion. What is it? The plasma membrane. समझ में आया? ठीक है. Moving ahead. It allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It prevents the movement of some other. तो सेल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और SPM, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को इजीली अंदर आने देता है, कुछ को इजीली बाहर जाने देता है. ठीक है, बट कुछ को रोक भी देता है. सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या कर रही है, सेलेक्ट करके भेज रहा है ना कि सिलेक्टिव है बहुत ही अपनी चॉइस में, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. SPM भी यूज होगा आगे. ठीक है, how does this movement of substances take place, how do substances move in and out of the cell. अब इसका एग्जांपल समझो. अब ये समझो कि some substances जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है,
ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर हो सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था क्या हो रहा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था डिफ्यूजन केमिस्ट्री में, कि मिक्सअप हो जाना एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। concentration मतलब क्या है कि quantity। तो सपोज मतलब ये लाइन मैं खींच दूं, अगर इधर हाई है और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है पानी का, तो ये यहाँ से यहाँ इजीली ट्रेवल कर लेगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, दिस कैन बी ऑफ वाटर ऑफ एनीथिंग, सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, now something similar to this happens, let us see in detail क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन है, ठीक है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है सेलुलर वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको निकालना है बॉडी से बाहर। ये एक्यूमुलेट करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में सेल के अंदर, सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इसके अंदर क्या भरा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर इसका बाहर जो CO2 है वो लेस है और जो अंदर CO2 है वो हाई है। ठीक है, तो जैसे ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होगा ना कॉन्सेंट्रेशन का इनसाइड और आउटसाइड में, तो CO2 बाहर चला जाएगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अंडरस्टूड। सिमिलरली इसी तरीके से O2 का क्या होगा वही डिफ्यूजन से ये एंटर करेगा, क्या होगा कि अंदर जैसे ही इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी और बाहर क्या है ज्यादा है, तो डिफ्यूजन होएगा और क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। Diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. This is very important कि gaseous exchange एक दो cells के बीच में और एक cell और एक उसके external environment के बीच में भी help करता है। अब आते हैं water पे। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. क्या होता है अभी osmosis? Why are there so many newtons? जब diffusion था तो diffusion रहने देते, osmosis क्यों ले आए? So osmosis is nothing but a special kind of diffusion. जब डिफ्यूजन वाटर के केस में हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द SPM टुवर्ड्स द हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के हाई से वाटर के लो में जब जाएगा पानी, सो दिस इज ऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर हमें इसको सॉल्यूट के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, उल्टा बोल दिया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज नोन एज what osmosis। but ये वाला नहीं होता, you have to use this definition only, that the movement of water from a region of its high concentration to the region where its concentration is low is known as osmosis। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केसेस पढ़ेंगे हम अलग अलग कि what happens if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt water वगैरह वगैरह। so क्या हो रहा है, 3 केसेस बन के आएंगे हमारे पास। I'll mark it for you in bold colors। ठीक है, there will be a hypotonic solution, there will be a isotonic solution and there will be a hypertonic solution। ठीक है, let us see what are these। ठीक है, okay, the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute। outside solution is very dilute मतलब solute कम है, dilute मतलब क्या आता है, solute कम है, water ज्यादा है। तो जब ये होगा तो सेल क्या करेगा, पानी खींच लेगा। ठीक है, सेल विल अब्सॉर्ब द वाटर और इस सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक बोले तो क्या कि जो मीडियम है सेल के आसपास उसमें हाई वाटर कंसंट्रेशन है जो कि सेल के अंदर, मतलब सेल के पास कम पानी है, इसीलिए सेल के पास कम पानी, इसलिए हाइपो, सेल को क्या करना है, गेन। ठीक है, water molecules are free to pass across the SPM in both direction but more water will come into the cell than will leave। तो net overall result ये होगा कि सेल थोड़ा मोटा हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, यू गॉट टू लर्न कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और किसके केस में क्या होगा, किस केस में स्वेल करेगा, किस में श्रिंक करेगा और किस में कोई चेंज नहीं होगा। आइसोटोनिक मतलब आइसोटोनिक वुड बी समथिंग जिसमें दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसीलिए कोई भी ओवरऑल चेंज नहीं होगा, सेल विल स्टे द सेम साइज।
मूविंग अहेड वी हैव अ मीडियम जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो, देन द सेल। हाइपर, तुम सेल के रिलेटिव में याद रखना, हाइपर मतलब ज्यादा, कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सा है हाइपर, सो ज्यादा इनसाइड द सेल। ठीक है, तो जब वाटर इनसाइड द सेल ज्यादा हो और आउटसाइड कम हो तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इस केस में क्या होगा, सेल विल श्रिंक। वाई? बिकॉज इट विल लूज वाटर। ठीक है, मूविंग अहेड वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट इस टाइम पे लीव ज्यादा करेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। नाउ मूविंग अहेड, एक्टिविटी परफॉर्म की है, एग शेल को डाला है बेसिकली। ठीक है, अगर हाइपो में डालोगे तो एग मोटा हो जाएगा। ठीक है, हाइपर में डालोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, एंड आइसो में डालोगे तो वो सेम रहेगा। Now, unicellular freshwater organisms and most plants tend to gain water through osmosis. Absorption जो plant root से होता है वो भी osmosis का नतीजा है। Now, diffusion क्या है, important है in the exchange of gas and water in the life of a cell. इसके addition में cells also obtain nutrition from the environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring usage of energy. ठीक है, The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules जिनको क्या बोलते हैं, lipids. Lipids are nothing but fats जो कि थोड़े छोटे हो जाते हैं. ठीक है, I'll just take a moment. Okay, so what are lipids? Lipids and proteins. So basically protein तो we all know, lipids are fats. ठीक है, however we can observe that the structure of plasma membrane only through a electron microscope because बहुत ही छोटा होता है. Flexibility cell membrane की enable करती है सेल को कि वो फूड ले ले. एग्जाम्पल जो प्रोसेस है ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है. अमीबा का जो प्रोसेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू एनगल्फ इन फूड टू चेंज इट शेप, जिसकी वजह से वो इनेबल हो पा रहा है, दैट इज एंडोसाइटोसिस. याद रखना वर्ड एंडोसाइटोसिस बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट टर्म. यू विल जस्ट कीप ऑन लुकिंग ये टर्म कहाँ से है, बट ये चैप्टर के अंदर से ही है. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड वी हैव द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल क्या चीज है यार, अब सेल वॉल जो है ना ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि प्लांट सेल के अंदर है. अब डिफरेंस क्या है, देखो एनिमल्स क्या है, वो मूव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, छिप सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उठ सकते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, दे हैव टू स्टे स्टेशनरी इन द सेम प्लेस, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनीथिंग, बी इट हार्श क्लाइमेट, बी इट द एक्सटर्नल प्रेडेटर्स, बी इट एनीथिंग, राइट. सो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग दे रखी है इन द नेम ऑफ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. क्या है, स्टिफ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट भी करता है. ये रहता कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. जब ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस आपको डिस्क्राइब कर रखा है, जस्ट रीड इट. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents away from the cell away from the cell wall. Suppose ये है cell wall, ठीक है, ये है तुम्हारा कंटेंट ऑफ द सेल, पहले ये पास थे, अब क्या होगा, ये ऐसे श्रिंक हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेल वॉल. सो दिस थिंग इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ अ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. बिकॉज सेल वॉल का स्ट्रक्चर सेम है, वो एक लिमिट से ज्यादा तो स्वेल कर ही नहीं पाएगा ना. हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, सेल के बाहर वाटर कंटेंट ज्यादा था तो सेल एब्जॉर्ब कर रहा था. ठीक है, एब्जॉर्ब करते करते देयर विल बी अ पॉइंट जहां सेल वॉल की शेप चेंज ही नहीं हो रही, तो इससे ज्यादा कोई एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो इसलिए वो फटेगा नहीं. ठीक है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. वॉल में एक इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है, यहाँ पे फिजिक्स भी लग गई थोड़ा, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो इसीलिए वो एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता. राइट, मूविंग हेड वी हैव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, वो जो ये गोली जैसी चीज थी इन द मिडल. ठीक है, दिस वाज द न्यूक्लियस. इसको आयोडीन टेस्ट से, आयोडीन सोल्यूशन से इसको कलर करके देखा गया था. अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल कलर डिफरेंटली. ठीक है, कुछ लाइट थे, कुछ डार्क थे, तो ये वाला रीजन थोड़ा डार्क था, ये वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा फोकस इधर लेके आइए एंड देखते हैं. चलो, न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल लेयर कवरिंग. मार्क करते जाओ भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी की सारी. ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, पोर, जिसके कारण हो पा रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. मतलब जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो न्यूक्लियर के बाहर क्या रीजन है, साइटोप्लाज्म.
प्रोटोप्लाज्म किसको बोला था? जो इंटरनल लिक्विड मैटर है, वो इंटरनल लिक्विड मैटर मतलब साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। भाई इस चीज पे इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना फालतू के, एंड बच्चे इसमें भी गलत करके आते हैं। बेसिकली इट इज नथिंग कि क्रोमोसोम है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह बन जाते हैं, कब? सिर्फ तब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। दे कंटेन, क्रोमोसोम में होता क्या है, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और प्रोटीन है। डीएनए क्या है? इनके अंदर इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक अनदर इम्पोर्टेंट कि जो सेल जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो डीएनए है, ठीक है, डीएनए स्टिल प्रेजेंट बट इट इज पार्ट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कुछ नहीं है, बस ये क्रोमोसोम है जो कि अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसी पार्टी चालू होने वाली है, जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला है, क्रोमैटिन मटेरियल जल्दी जल्दी तैयार होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। उससे पहले ये फैले रहता है। जैसे तुम अपने रूम को तभी साफ करते हो जब कोई गेस्ट आता है, ठीक है। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ठीक है, वही वाली बात करती। The nucleus plays a central role in the cellular reproduction. ठीक है, प्रोसेस जिससे सिंगल सेल डिवाइड हो रहा है 2 और मोर सेल्स बनाने में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लियस प्ले करता है, न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज यहीं से हो रहे हैं डिविजन, यहीं से आ रहे हैं 2 न्यू सेल्स, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इट प्लेज अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग कि सेल डेवलप कैसे करेगा, क्या फॉर्म लेगा और अपॉन मेच्योरिटी क्या होगा, डायरेक्ट करेगा केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन को ये पोरली डिफाइंड भी होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और कुछ नहीं होता, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सच ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सिर्फ न्यूक्लियोइड है उनको बोला प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनल्स है ना वो भी मिसिंग होते हैं, ठीक है। इनके जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि अदरवाइज यूकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनल्स कर रहे होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स है इनमें इन्हीं के अंदर के छोटे वाले बेसिक चीजें करती है, जैसे कि क्लोरोफिल है ना। एग्जाम्पल है कि क्लोरोफिल जो है यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है ना। सुना होगा ना कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे होती है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स के थ्रू होता है, प्लास्टिड से नहीं, बिकॉज प्लास्टिड्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स? ओके, फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट एवरी पिक्चर bit more carefully because now the questions will be coming from the diagrams, the activities and what not, okay। so न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मूविंग अहेड, साइटोप्लाज्म, तो जो ये था बाहर का, ये हमने पढ़ लिया कि ये है एसपीएम, हमने पढ़ लिया कि अंदर के गोले को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो बीच का लिक्विडिफाइड या जो खाली पोर्शन है ये क्या है? तो दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी है। ये सारे ऑर्गेनल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन्स में। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर रीजन के अलावा ना ये वेसिकल्स भी, मतलब ये सेल बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ठीक है। यूकैरियोट्स में सब होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ देखते हैं कि वायरसेस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन ना होने की वजह से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं शो कर रहे अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज देयर सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। और यही वो क्वालिटी है वायरस की जिसकी वजह से एंटीवायरल कुछ वो नहीं हो पाता। यू कैन ओनली टेक वैक्सीन्स, वाई? बिकॉज एक ऐसा चीज रिलीज करनी होती है सो एज टू रिलीज योर एंटीबॉडीज। एक ना डमी वायरस डालना पड़ता है बॉडी के अंदर सो एज टू अलर्ट द बॉडी टू क्रिएट द एंटीबॉडीज विच वुड बी एबल टू फाइट द एक्चुअल वायरस, ठीक है। बट देर इज नो सच थिंग एज, क्योंकि ना उनकी खुद की लाइफ प्रोसेस है ही नहीं,
उनकी लाइफ प्रोसेस है ही नहीं, वो जिस बॉडी में घुसते हैं होस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं वो, ठीक है। ओके, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सिंगल क्रोमोसोम है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है मोर देन वन क्रोमोसोम, न्यूक्लियर रीजन है, वेल डिफाइंड सराउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स, दैट वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबके पास सेल, every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल जैसे कि मल्टी सेलुलर के सेल्स, इन सब के पास भी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो ऑर्गेनल्स का होना इज वन सच वो एक्टिविटी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेल ऑर्गेनल्स के विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बार पिक्चर देखते हैं, आ जाओ, लेट अस सी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus। ये सी कि कौन सा क्या है, देखो यहाँ पे आओ, सेंट्रियोल है ये है लाइसोसोम, ये है राइबोसोम, छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे है ये आर, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे है ये न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस का एनवेलप, ये है रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus। यू गॉट टू सी व्हाट इज इट, स्ट्रक्चर देख लो ताकि थोड़ा इमेज ना रिलेट हो पाए। मूविंग राइट, सो शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स या शीट्स है, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स या शीट्स का काम क्या है, इसका फंक्शन कैसे होता है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं या राउंड ओब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, दो टाइप से है, आर एसीआर। आर क्यों है, देखो आ जाओ, आर इज लुकिंग आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दी स्मॉल डॉट्स। व्हाट आर दी स्मॉल डॉट्स, नथिंग बट द ribosomes. So RER are known as rough. Why? Because of the presence of ribosomes on its surface, which makes it looks rough. ठीक है, चैप्टर मिसप्लेस हो गया भाई। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER क्यों लग रहे हैं आर, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देयर आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, राइबोसोम मैन्युफैक्चर द प्रोटीन। अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को भेजा जाता है वेरियस पार्ट्स जो कि डिपेंडेंट है कि किसको क्या चाहिए। अब एसीआर क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड, स्मूथ फैट याद रख सकते हो। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक न्यू चीज आएगी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोसेस of building of the cell membrane with the help of the proteins and lipids formed by the ACR and RER respectively is known as membrane biogenesis, ठीक है। बाकी सारा जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स की तरह काम करता है। ER वेरी करता है ग्रेटली इन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट सेल्स, बट हमेशा ना एक चीज कॉमन होगी कि नेटवर्क का सिस्टम बनाएगा। एक ER क्या है कि वो चैनल्स की तरह भी करेगा टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और वही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। ये एक फ्रेमवर्क की तरह भी प्रोवाइड करता है सरफेस के लिए फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। लीवर सेल में ना ये क्या करता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके लीवर सेल पे ये डिटॉक्सिफाई भी करता है बहुत सारे पॉइजन एंड ड्रग्स। अब तुम समझ जाओ, ठीक है, कि बहुत सारे पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में कौन हेल्प करता है, ER, ठीक है, समझ में आ रही है। सो हमने क्या क्या पढ़ा कि वो उनका फंक्शन क्या है, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड करना, राइट, एंड वर्टिब्रेट्स में डिटॉक्सिफाई करना। दिस इज नथिंग बट अ प्लांट सेल। इसमें एक हार्ड कवरिंग भी दिख जाएगी तुम्हें, सेल वॉल। गोल्जी apparatus बेसिकली क्या है, गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, पैरेलल टू ईच अदर है, इनको स्टैक्स, इनके स्टैक्स को क्या बोलेंगे, सिस्टम्स। आज मैं दिखा दूं ये, ठीक है। तो गोल्जी apparatus सी हाउ इज इट अरेंज, ठीक है। सो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। जो मेम्ब्रेन्स है they often have connections with the membranes of ER and therefore constitute one portion of complex cellular membrane system, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। अब जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है ना ER में, ये पैकेज और डिस्पैच अलग अलग साइट में कौन करेगा, गोल्जी apparatus, ठीक है।
फंक्शन क्या क्या है इसका? स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है, और किसी किसी केस में कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर से बनाना। ठीक है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि बहुत जगह हम मिस कर जाते हैं, टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ओके, सो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विच आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? आर में। ये क्वेश्चन इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया ना इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन द क्लास 9th एज वेल, एंड वी डिड नॉट नो कि ये हो कहाँ से रहा है, बट इट वॉज देयर क्लियरली मेंशन इन दिस एनसीईआरटी, सो प्लीज रीड इट थॉरली। ठीक है, लाइसोसोम्स काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग कोई भी फॉरेन मटेरियल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड वगैरह वगैरह सब कुछ को डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम। ठीक है, उसको ब्रेक करेगा। दे आर एबल टू डू दिस क्योंकि उनके अंदर पावरफुल एंजाइम है जो कि केपेबल है ब्रेक डाउन करने का ऑर्गेनिक मटेरियल का। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम पता है क्या करते हैं? ये है इनका इंपॉर्टेंट फीचर कि उनको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरे खुद के सेल, अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे ही सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम उसे लेके गायब। यू डू नॉट नो दैट अ सेल एग्जिस्टेड देयर। मूविंग अहेड वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये लाइन किसको नहीं पता? माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। ठीक है, अब तुम बताओ आउटर मेम्ब्रेन पोरस क्यों होगी? ऑब्वियसली एक ही चीज की आदान प्रदान हो पाए चीजों का, राइट। एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा कुछ फोल्डेड उतना ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा उसको कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो द फोल्ड है वो इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी क्या है? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी जैसे कॉइन्स होते हैं ना, एनर्जी करेंसी है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बॉडी इसी एटीपी को यूज करता है एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए फॉर मैकेनिकल वर्क, या मतलब किसी भी काइंड ऑफ वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है। किस लिए स्ट्रेंज बोल दिया भाई इनको? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। ठीक है, तो इसीलिए ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। प्रोटीन क्यों बना सकते हैं? क्योंकि राइबोसोम है इनपे। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स। अभी प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन प्लांट सेल। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमो एंड ल्यूको। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर्ड। ठीक है, तो क्रोमो के अंदर ही है एक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनिज्म जो कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करे? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करे। वहीं पे हमारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर है क्लोरोफिल। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्लोरोप्लास्ट का न्यूमरस मेम्ब्रेनियस लेयर है जो कि एक मटेरियल में एम्बेडेड है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जो सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। तो अभी तक हमने 3 ऐसी चीजें पढ़ ली जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। क्या? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। वैक्यूल्स, ये है स्ट्रॉन्ग सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स। प्लांट में बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? गेस कर। एनिमल्स का क्या है? वो कभी भी जब खाना हो ढूंढ सकते हैं, बट प्लांट्स के लिए क्या? दे हैव टू स्टोर बिकॉज दे आर स्टेशनरी, दे डू नॉट नो, दे कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फीचर्स, राइट। तो द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, वहीं पे जो प्लांट वैक्यूल्स है दे आर फुल ऑफ सेल सैप्स एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids and proteins. सिंगल सेल्ड अमीबा जो है इसमें क्या है? फूड भी स्टोर होता है अमीबा ने जो कंज्यूम करा है. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर वगैरह को भी निकालने में. Each cell thus acquires its structural and ability to function because of the organization of its membrane and its organelles in specific ways. तो जो सेल है ना, एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. जो सेल ये हेल्प करता है उसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वाटर, वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स. ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, छोटी सी है, छोटा सा टॉपिक, सेल डिविजन. New cells are formed in organisms in order to grow
to replace the old, dead and injured cell and to form gametes required for reproduction. अब ये जो process है इसको बोलते हैं cell division. There are two main types of cell division जिसमें mitosis, meiosis. ट्रिक बता रही हूँ, T आ गया मतलब 2. माइटोसिस में 2 इक्वल में डिवाइड होएगा, मियोसिस में 4 इक्वल डॉटर सेल्स आएंगी. ठीक है. सेल डिविजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स इज माइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ईच सेल इज कॉल्ड द मदर सेल. जैसे कि ये है, ठीक है, ये 2 आइडेंटिकल डॉटर में करेगा. दिस इज माइटोसिस. T for 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, जो कि सेम क्रोमोसोम सेम एज द मदर सेल की. इसके पास भी 4 थे, इनके पास भी 4 है. ठीक है. It helps in the growth, repair of tissue. Specific cells of reproductive tissue. Some animals divide to form gametes, which after fertilization give offspring. तो इनमें क्या है, इनमें जैसे इसमें 4 था मदर सेल में, ये डिवाइड करेंगे इंटू 4, जिनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे विच वर देयर इन द मदर सेल. ठीक है. अंडरस्टूड. माइटोसिस एंड मियोसिस. I hope you found it useful. In case of any doubt, just drop a comment in the comment box below. I hope this chapter was easy, but थोड़ा बहुत ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने का, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है, बट नेवर माइंड. I hope you enjoyed it. All the best. जल्दी मिलते हैं with the new chapter.